जनपद बागपत के मेरठ रोड को जाम कर किसानों ने धरना प्रदर्शन और हंगामा किया। किसानों ने गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मेरठ हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिससे कई घंटे तक हाईवे बाधित रहा और हाईवे से गुजर रहे यात्रियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने मलकपुर चीनी मिल की मनमानी के विरोध में यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि मिल चले हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बहुत कम पर्चियां मिल रही हैं और उनके गन्ने को मिल ने रिजेक्ट प्रजाति में डाल दिया है, जिससे गन्ने की तोल नहीं हो पा रही और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिल की मनमानी के कारण किसानों को गेहूं बुआई में देरी हो रही है, जिसके विरोध में आज किसान हाईवे पर उतर आए और जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार बड़ौत मौके पर पहुंचे और किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो लोग मिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। गन्ने की समस्या को लेकर ये गन्ने की तुलाई नहीं हो रही है, इसे रिजेक्ट बता रहे हैं। 10 दिन से ले रहे थे, पूरे क्षेत्र की समस्या है। कितना बकाया बाकी है और किस मिल पे बाकी? गन्ना भुगतान तो मलकपुर मिल सभी मिलों पे बकाया है और इस साल का और बढ़ गया है। अगर आपका भुगतान नहीं होता तो क्या आगे का आप नहीं आंदोलन करेंगे? भुगतान नहीं होगा। ये पहली बात तो गन्ना ही नहीं ले रहे, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे, सरकार सुनवाई नहीं कर रही, सब किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। फिलहाल हाईवे जाम के लिए? हाँ, हाईवे जाम इसलिए करा, अधिकारी आए हमारी सुने, समस्या का समाधान करें। कब तक रहेगा हाईवे जाम? जब तक अधिकारी नहीं आएंगे समाधान नहीं होगा। इनकी मांग ये है कि जो गन्ना ये लाए हैं इसको तुलवाया जाए। ये बता रहे हैं कि इसको उन्होंने रिजेक्ट में डीसीओ वगैरह जो गन्ना अधिकारी उन्होंने रिजेक्ट में कहा है। उन्होंने ये कहा कि इसको कॉलम नंबर 7 में हम भेजेंगे। अभी कॉलम नंबर 4 या 5 चल रहा है, 5 चल रहा है। कह रहे हैं इसको 7 या 9 में जाता है गन्ना। 9 का क्या? अच्छा, 7 में जाता है तो वो वैरायटी अलग अलग तरीके से इनकी गन्ने की जो है उसी हिसाब से उनको तोलना है। मगर किसानों का कहना है ये पिछले 10 दिन से यही गन्ना जो है तुल रहा है। तो भी डीसीओ साहब से बात हुई और मिल के कर्मचारियों को अधिकारियों को बुलाया गया है। अब जैसे मौके पर आते हैं इनका समाधान कराया जाएगा। हाईवे जाम करने का तो एक ही वो था कि 10 दिन से तो गन्ना लिया जा रहा था। आज ही गन्ने पे मिल प्रबंधन ने इसे बंद करवा दिया, तोलनी होगी, रिजेक्ट गन्ना नहीं लिया जाएगा। रिजेक्ट गन्ने की पर्ची भी आई हुई है, 5 रुपये कम गन्ना तुलता भी है। कितना गन्ना है जो रिजेक्ट कर दिया गया है? रिजेक्ट में तो कितना हो रहा है? 60%। सारा गन्ना रिजेक्ट कर रखा है इन्होंने। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन के लोग अभी आए थे, प्रशासन के लोगों ने कहा कि मिल के लोग आएंगे, बात करेंगे। जब डीसीओ ही नहीं तहसीलदार की बात सुनेगा तो कौन सुनेगा? किसानों की कौन सुन लेगा? आपने हाईवे भी जाम किया हुआ है, कौन सा हाईवे? आज तो बड़ौत मेरठ मार्ग हमने जाम किया। अगर जरूरत पड़ी तो डीएम कार्यालय में भी ताले जड़ेंगे। डीएम भी अपने कार्यालय में भी नहीं बैठ पाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी किसानों को इस चीज की। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के वहलना चौक के पास गुरुवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की कार को जबरदस्ती रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन कार में राकेश टिकैत के साथ गनर को देखकर बदमाश भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान राकेश टिकैत ने ड्राइवर से बदमाशों का पीछा करने के लिए कहा तो बदमाश खुद को गिरता देख मोटरसाइकिल छोड़कर खेत के रास्ते को फरार हो गए। घटना की सूचना आग की तरह नगर में फैल गई, जहाँ सूचना पर आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुँच गए और अपनी जाँच पड़ताल में जुट गए। तो वहीं देखते ही देखते राकेश टिकैत के घर पर भी भीड़ का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को राकेश टिकैत की भतीजी की शादी होने जा रही है और घटना उस समय की है जब राकेश टिकैत शादी की तैयारी देखकर बैंकेट हॉल से अपने घर वापस लौट रहे थे। इस मामले में राकेश टिकैत ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पे क्या था कि मोटरसाइकिल पे थे तो और कल शादी का जो प्रोग्राम है ये वहाँ पे थे वहलना चौक पे। वहाँ पे गाड़ी को रोका और ये हाथ में रिवॉल्वर भी लिए थे और जब इनको घेरने की यहाँ पे कोशिश करी तो ये यहाँ तक आए और ये फिर अपने जो बाइक है यहाँ पे गेहूँ का खेत में कुछ लोग लेकर भाग गए। जब इनको रोकने की और टक्कर मारने की वो करी मगर इनका चोट भी ना लगे और इनका पता चले कि है मामला क्या है, या तो इनका लूट का इरादा था, क्या था, इनका हत्या का इरादा था तो क्या है। वो तो इनकी मोटरसाइकिल मिल गई है तो पुलिस प्रशासन ये है कि इसकी जांच करेगा कि कौन है, क्या इनका मकसद था। कितने लोग थे? 2 लोग थे ये मोटरसाइकिल। कैसे थे देखने में? कुछ लड़के यंग थे, करीब 28-26 और 30 साल के बीच में थे। तो घटना को अंजाम दे पाए या नहीं? है जी, घटना को अंजाम दे पाए या नहीं? नहीं, घटना तो नहीं हुई। वो तो उसको गनर के साथ वो करके उसको तो मैं मना कर दिया था, मैं कभी गोली तो मत चलाना, इनको वैसे ही इसको घेरते हैं। लेकिन यहाँ से साइड से जब इनको घिरा दिखा तो यहाँ से लेकर भागे और मोटरसाइकिल छोड़कर फिर दीवार कूदते। क्या लगता है क्या था उनका? ये लगता है कि वहाँ पे शादी का प्रोग्राम वहाँ पे है तो वहाँ पे लोग लगे हुए थे, इनका लूट का था, हत्या का इरादा था, क्या था वो तो
बताएंगे क्या उनका इरादा था। तो आप अकेले थे, आपके साथ और भी कोई? नहीं, गनर था और तो आम जनता ही है जो चलने वाली, ये सब कंपनी लोग हैं। चौधरी साहब के परिवार में एक फंक्शन है, कल होने वाला है। उसी संदर्भ में ये वहलना चौक पे जो नंदगांव एक बारात घर है, वहाँ पे जा रहे थे। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे जो वहाँ खड़े हुए टेम्पो वगैरह वालों से कुछ उनकी मुँह जवानी हो रही थी। इनकी गाड़ी में से उतर के, क्योंकि वहाँ रास्ता भी रुका हुआ था, उनसे कहा गया भी क्या मामला है। तो उनके द्वारा जो इनके 7 लोग थे उनसे भी गाली गुप्तार करी। इनके साथ जैसे इनका सुरक्षाकर्मी उतरा तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये पुलिस के लोग हैं, वो भाग लिए। इस पर क्योंकि इन लोगों की गाड़ी भी उधर ही आ रही थी, पीछा किया उन लोगों का कि पूछें क्या मामला है। तो वो अपना एक करीब आधा किलोमीटर चल के एक खेत में अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा दी और मोटरसाइकिल छोड़ कर भाग गए। अभी उन लोगों की मोटरसाइकिल के माध्यम से तस्दीक किया जा रहा है। पूरा लोगों से बातचीत करके उन लोगों से पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या मामला था। सर्टिफिकेशन में कोई तहरीर दी है? पुलिस के द्वारा कहा गया है जी, जो भी जिस तरह का भी घटनाक्रम हुआ है, जिसके साथ भी अगर देते हैं तो उस पर उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, स्वतः ही पुलिस, क्योंकि मोटरसाइकिल मिल गई है, उनके एड्रेस मिले हैं, केवल अब ये है कि अगर बोनाफाइड है तो हमारी पुलिस पार्टी गई हुई है। अगर मोटरसाइकिल भी कहीं संदिग्ध हुई तब दूसरी तरह का फिर उस हिसाब से देखेंगे। हमारी प्राथमिक कोशिश है कि जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके सही तथ्यों की जानकारी करें, और बाकी जो ये लिखाना चाहेंगे इधर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर विवेचना की जाएगी और जो सही कार्रवाई है वो की जाएगी। बिजनौर सरकार आपके द्वार मरीजों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्रों पर ब्रांडेड दवाएं बिक रही हैं। बता दें, मोदी सरकार ने अलग अलग स्थानों पर जन औषधि केंद्र खोलकर मरीजों को कम मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने का काम किया है। तब माना जा रहा था कि सरकार की इस पहल से न सिर्फ मरीजों को कम मूल्य पर जेनेरिक दवाइयां मिलेगी, बल्कि चिकित्सकों व मेडिकल स्टोर के बीच की सांठगांठ भी खत्म हो जाएगी। इन जन औषधि केंद्रों पर ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 600 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां 50% से कम की दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं और 154 से ज्यादा सर्जिकल आइटम होने का दावा किया जाता है। यहाँ पर ओपीडी में रोजाना 1000 से अधिक मरीज पहुँचते हैं। मरीजों को कम मूल्य में दवा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ योगी और मोदी सरकार की इस पहल को शुरू किया गया, जिससे आम लोगों को सुकून मिल रहा है। पब्लिक का फायदा है, हमारा भी फायदा है। कैल्शियम बाहर जो 100 रुपए का मिल रहा था वो यहाँ 20 रुपए का मिल रहा है, तो 80 रुपए का फायदा है, बेनिफिट है। सरकार अच्छा काम कर रही है। सस्ती मिली, 100 रुपए की दवाई 30 रुपए मिली। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, सरकार ने बढ़िया करा। अब पता नहीं कितने के अब लोग देने को पता चलेगा, सस्ती मिला है। वैसे सस्ती है तो फायदा है, ऐसे फायदा है। ये बाहर से कम 110 रुपए की या 20 रुपए की पड़ती जी, 35 रुपए की फायदा है। यहाँ बाहर के रेट से 70%, 80%, 90% कम में दवाइयाँ मिलती है। हाँ, ये सभी दवाइयाँ हमारे पास, शुगर, बीपी और थायराइड, सभी तरीके की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल है। और जो नहीं होती है ना, वो हम अवेलेबल करा लेते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी वगैरह की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। ये किसके द्वारा खोला गया है मेडिकल? ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है। इससे लोगों को बहुत फायदा है। बहुत दूर से हमारे पास पर्चे आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं लोग। सरकार ने अच्छा काम करा। 2-3 महीने की दवाइयाँ ले जाते हैं। शुगर, बीपी वालों को बहुत राहत है और भी पेशेंट के, सभी पेशेंट के लिए इससे बहुत फायदा है। सरकार ने कैसा काम किया है? इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी योजना है, बहुत ज्यादा लोगों को लाभ हो रहा है। लोग बड़े खुश हैं इस योजना को मेडिसिन लेकर के। चौक जाते हैं कि इतनी सस्ती कैसे मिल गई है बाहर के रेट से। 80%, 90% सभी तरीके की मेडिसिन लगभग हमारे पास अवेलेबल है। जनपद बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र की सभी सड़कें अब खूनी हो चली हैं, जिस पर हर रोज हादसे होना आम हो चला है। इसी के चलते आज सुबह भी एक वैगनआर कार की टक्कर ने एक बाइक सवार युवक की जान ले ली, तो वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल गांव जमापुर निवासी मुजाहिद पुत्र रफीक व जिला लखीमपुर खीरी निवासी शाहिम पुत्र शाहिद अपनी बाइक द्वारा गांव से नगर की ओर जा रहे थे। इसी बीच ठाकुर द्वारा मार्ग स्थित जामपुर चौराहे पर तेज गति से आ रही एक वैगनआर कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको नाजुक हालत में स्थानीय CHC से मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में लखीमपुर खीरी निवासी शाहीन ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। मामले की तहरीर घायल के भाई कसमुद्दीन ने थाने में दी और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। जी, ये जो है जमापुर मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे
और ये गांव के एक लड़के को मुजाहिद को साथ लेकर सिवार आ रहे थे किसी काम से। जैसे इन्होंने ठाकर द्वारा रोड पे चढ़े अपने जमापुर तिराही पे आ गए, वहीं से इधर से बेगनार जा रही थी सिवारे से, उससे टकरा। उनकी मौके पर मौत हो गई। हाँ। अच्छा, दूसरे की क्या कंडीशन है? दूसरे जो है वहाँ मुरादाबाद रेफर है, भर्ती है। ठीक है, तो इसका पोस्टमार्टम कराएंगे या पंचनामा भर के कर लेंगे? अब इनके परिजन आने के बाद ही पता चलेगा। कहाँ के रहने वाले थे? ये जिला लखीमपुर खीरी। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैपतपुर में एक पहाड़ा अचानक से घर में जा घुसा, जिसने पूरे घर में आतंक मचा दिया और पूरा घर खून से रंग गया। जिसकी सूचना घर मालिक जय भगवान उर्फ भूरा ने डायल 100 पुलिस को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर और पहाड़े की हालत नाजुक देखकर वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी। वहीं सूचना के काफी देर बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचे और पहाड़े को कब्जे में लेकर उसे प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुत्तों ने पहाड़े को जख्मी कर दिया था और जख्मी होने के बाद पहाड़ा गाँव में घुसाया, जहां मौका पाकर जय भगवान उर्फ भूरे के घर में घुस गया, जहां उसके बच्चे खेल रहे थे। किसी तरह से मोहल्ले वासियों ने बच्चों की जान बचाई और पूरा घर खून से लाल हो गया। इधर में काम कर रहा था जी, और बाहर से आया, वैसे एकदम घर में घुस के अंदर आ गए। हमने उसको पट्टी पुट्टी बांधी, उसका खून बहुत बह रहा था। घर में किस तरह का आतंक मचा है? बस सदा में खून रखा है, बस गुर्दंग मचा रखा पूरा। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बस यही है, खून रखा और कोई नुकसान नहीं है। किसी को चोट वोट लगी? नहीं, कोई चोट नहीं लगी। जब ये आप घर में आ गए, आपके घर में बच्चे भी थे? हाँ, बच्चे थे, ऊपर खेल रहे लेंटर पे। फिर आपने अपनी जान किस तरीके से बचाई इससे? बस जी हम तो ऊपर चले रहे, बच्चों बुला, फिर लमडला बुला के ना, फिर बंधवा का मगा भाई इसकी पट्टी बांधो पैर पे। अब क्या हालत है इसकी? अब ठीक है, खून निकल रहा है, खून चल रहा है इसमें। तो आपने इसकी सूचना किसी अधिकारी को दी? हाँ, 100 नंबर पे दी थी। फिर 100 नंबर वाले आ गए थे, फिर उन्होंने इसे वन विभाग वालों को सूचना दी थी। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में गुरुवार को ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड राज्य के प्रभारी संजय चोपड़ा की अगुवाई में ही। इस बैठक में राज्य सरकार से मांग की गई है कि व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर व्यापार आयोग का गठन किया जाए। बैठक में यह भी मांग की गई है कि पूर्व में देहरादून में हुई वरिष्ठ व्यापारी नेता अनिल गोयल के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई पर न्यायिक जाँच कराई जाए। देखिए, लगातार मैं समझता हूं कि व्यापारियों का उत्पीड़न शोषण हो रहा है राज्य के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी भावनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए, राज्य के अंदर व्यापारी आयोग का गठन करना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर जो है हमारे तमाम व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज ये बैठक की है। और पूर्व में अभी आपने देखा कि हमारे प्रांतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल गोयल जी पर जिस प्रकार की जो है ये कार्रवाई की गई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इसकी भी एक न्याय प्रक्रिया की न्यायिक जांच होनी चाहिए, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर जो है आज अनिल गोयल जी के साथ हम लोग सब लोग हैं। और क्योंकि अनिल गोयल जी ने हमेशा व्यापारियों की बात को उठाने का काम किया है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, हमेशा उन्होंने छोटे बड़े व्यापारियों को साथ लेकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और आज अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हो रहा है या किसी प्रकार की उनकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि वो मैं समझता हूँ कि सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करने के बावजूद भी उनका उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी व्यापारी एकता को देखते हुए, इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य के अंदर व्यापारी आयोग का गठन करें, ताकि व्यापारियों के साथ कई प्रकार की समस्या होती है, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, चाहे इस प्रकार की अनावश्यक रूप से इंस्पेक्टर राज की बात हो। इंस्पेक्टर राज के नाम पर जो है हमेशा जो है उत्पीड़न होता है। कहाँ तो केंद्र की सरकार जो है इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की बात कर रही है, वहाँ राज्य में अगर इस प्रकार के इंस्पेक्टर राज को अगर बढ़ावा मिलता है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाला लोकसभा का चुनाव है, इसका गलत असर पड़ेगा। हमारा सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है, ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को पूरे को संज्ञान में लेकर इसकी जांच बिठाएं और राज्य में व्यापारी आयोग का। हरिद्वार के चंडीघाट मार्ग रेलवे रोड स्थित पुराने लालतारो पुल के समीप जल निगम PWD की लापरवाही की वजह से क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने नवनियुक्त सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल को मौके की वास्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया और मांग की
कि शीघ्र ही इस प्रकार की लापरवाही बरतने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि जनता परेशान न हो और सरकार की सुविधाओं का मूल रूप से लाभ उठा सके। मैं अभी पुल के निरीक्षण के लिए आया था। यहाँ पे नया पुल बन गया है और पुराना पुल करीब 170 साल पुराना है, तो उसको देखने के लिए आया था। तो इसी दौरान आपके द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पे जल निगम की जो पाइपलाइन है उससे लीकेज हो रही है और पानी रोड पे आ रहा है, उससे गड्ढे हो रहे हैं। मेरे द्वारा देखा गया है और जो संबंधित अधिकारी है उनसे मैं बात करूँगा और उनको सही। देखिए, ये सीधा सीधा जो है चंडीगढ़ और हरिद्वार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग पे जो है लोग बाग चोटिल हो रहे हैं, लोग बाग गाड़ियाँ गिर रही हैं, बहुत सी रिक्शाएँ यहाँ पर पलट रही हैं और बहुत से लोग चोटिल हो रहे हैं। यहाँ ठोकर बन गई है, ये पानी की लीकेज होने के कारण। ये जो जल निगम की लापरवाही की वजह से जो है ये बार बार जो है यहाँ पर गड्ढा ओपन हो जाता है और ये सारा पानी जो है गंदा होकर गंगा जी में जा रहा है। तो आज मौके पर हमने जो है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का निरीक्षण कराया और निरीक्षण कराकर हमने उनसे कहा तत्काल प्रभाव से जो संबंधित अधिकारी हैं इनको तलब कर उन पर कार्रवाई करें और जनहित में इसे ठीक कराने का काम करें। जिस प्रकार से राज्य सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त किया जाएगा, और मैं समझता हूँ ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग को जो है ये कहीं भी आप देखेंगे किस प्रकार की जहाँ पर खामियां हैं। तो आपके माध्यम से हमारा भी निवेदन है कि उच्च अधिकारी इसको संज्ञान में लें और शीघ्र से शीघ्र इस कार्रवाई को करें और जनहित। जनपद सहारनपुर के मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर नागल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 300 बोरी चीनी से भरा ट्रक लूट लिया। ट्रक के परिचालक और चालक को बंधक बनाकर लुटेरों ने खेत में डाल दिया और फरार हो गए। किसी तरह बंधन मुक्त होकर चालक और परिचालक ने पुलिस को मामले की सूचना दी तो इस दुस्साहसिक वारदात का पता चल सका। इसके बाद एसपी देहात विद्यासागर मिश्र मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने आसपास के इलाकों में छानबीन की, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग सकी। घटना बुधवार देर रात की है। नागल थाना क्षेत्र की बजाज शुगर मिल से करीब 300 बोरे चीनी लेकर एक ट्रक रवाना हुआ था। अभी यह ट्रक कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि रास्ते में ही करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ट्रक को रुकवा लिया। चालक शारिक ने बताया कि जिन लोगों ने ट्रक को रुकवाया वो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। ऐसे में उन्हें लगा कि पुलिस ने उन्हें रोका था और यही कारण था कि उन्होंने ट्रक को रोक दिया। परिचालक सादिक ने पूछताछ में बताया कि बदमाशों से करीब 2 ने पुलिस जैसी खाकी वर्दी पहनी हुई थी। ट्रक के रुकते ही दोनों खिड़कियों से बदमाश केबिन में आ गए और हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए दोनों को बंधक बना लिया। दोनों को हाईवे से कुछ दूर खेत में डाल दिया गया। बाद में दोनों बंधन मुक्त होकर पुलिस के पास पहुंचे और घटना का पता चला। रात में ही एसपी देहात विद्यासागर मिश्र मौके पर पहुंचे और चालक परिचालक से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि लुटेरों की पड़ताल की जा रही है। अभी तक पुलिस को कोई सटीक सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस चालक और परिचालक से भी पूछताछ कर रही है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर UP 11 AC 0388 है। पुलिस ने 6 टायर इस ट्रक के फोटो भी आसपास के जिलों में भिजवा दिए हैं। ये रात में 11:30 बजे के आसपास 2 लड़के जो गंगू के रहने वाले हैं 6 टायर कैंटर अशोक लैलैंड कंपनी का 150 क्विंटल चीनी लेके वो गागलोली मिल से वापस लौट रहे थे। तब 2 बदमाश रास्ते में उस ट्रक को रोका और उसके बाद उस ट्रक को छीन के ट्रक लेके चले गए। बाद में 3 लोग आए हैं और उनको जंगल में ले गए और बिठा के रखे हैं और सुबह उनको छोड़ के फरार हो गए हैं। ये कंप्लेंट था। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच के कोशिश की ट्रक को ट्रेस करने का, मगर ट्रैक नहीं हो पाया। अभी FIR रजिस्टर किया जा रहा है। अलग से 2 टीमें गठित की जा रही है। जल्दी से जल्दी ट्रक भी बरामद करेंगे और मुझे भी पकड़ेंगे। बता रहे हैं सर कि जो लुटेरे हैं वर्दी में, उसमें वर्दी प्रॉपर वर्दी में नहीं कहा गया है। सिर्फ उन्होंने कहा कि जैकेट काकी कलर के पहने हुए थे और उनमें से एक आध लोग जो है काकी पैंट पहने हुए थे। सच कोई बैज या फिर कोई रैंक या फिर कोई स्टार्स नहीं पहने हुए थे, बस काकी रंग का कपड़े पहने हुए थे। हाँ, उनके पास कट्टा वगैरह था, वेपन था। वेपन के माध्यम से लूटा बताया जा रहा है। चालक परिचालक है, उनसे कुछ नहीं, चालक परिचालक से बातचीत की जा रही है। बदमाशों की हुलिया के बारे में पता किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ट्रकें उधर से निकले, इससे बड़ी ट्रकें भी निकले और इसके बाद में भी ट्रक निकले हैं। किन परिस्थितियों में इनके साथ लूट हुआ है और इस संबंध में जानकारी और गहराई से की जा रही है। FIR लिखा जा रहा है। बाद में जैसे ट्रक बरामद होगा बाकी पूरा डिटेल आपको बताएंगे।
ओल्ड फरीदाबाद में गारमेंट शॉप में आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में देर रात कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं निकलते देख लोगों ने दुकान मालिक को इसकी सूचना की तथा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 4 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आगजनी में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पीड़ित दुकान मालिक का कहना है कि आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या काम करते थे आप? अंडरगारमेंट का काम था मेरा अपना। अच्छा, कितने तक का नुकसान होगा लगभग? 20-25 लाख। कितने बजे लगी थी आग? आग का पता नहीं चला। 8:30 बजे पड़ोसियों का फोन आया था कि धुआं निकल रहा है। आया तो आग लगी थी। दमकल कितने बजे पहुंच गई थी मौके पे? 10-15 मिनट में पहुंच गई। फरीदाबाद के सरायकोट इलाके में बीती रात एक सांड 20 फुट गहरे कुएं में जा गिरा, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस दौरान नगर निगम को कई बार सूचित किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल सकी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी के सहयोग से 20 फुट गहरे गड्ढे में फंसे सांड को सकुशल बाहर निकाल लिया। गौर से देखिए इस 20 फुट गहरे कुएं को, जिसमें एक सांड गिरा हुआ है। कुआं इतना चौड़ा है कि सांड इसमें इधर उधर हिल डुल भी नहीं पा रहा। सबसे पहले कुएं में गिरे सांड को देखने वाले चश्मदीद की माने तो वह और उसका साथी इधर से गुजर रहे थे, तो तभी उन्होंने इस कुएं से एक गाय के रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय नगर निगम प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्हें नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल सकी। केवल सूचना पाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से एक जेसीबी बुलवाई गई और फिर जेसीबी की मदद से करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद 20 फुट गहरे गड्ढे को खोला गया। तब जाकर सांड को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौ रक्षकों की तरफ से उन्हें इस बचाव में कोई मदद नहीं मिली है। ये सुबह सूचना मिली थी कि एक बैल जो है किसी गड्ढे में गिर गया है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलवा के और पब्लिक की सहायता से इसको बाहर निकाल दिया गया। अगर माना जाए तो कितना फुट गड्ढा होगा और कितनी मुझे को मशक्कत करनी पड़ी? 20 फीट के आसपास का गड्ढा था और काफ़ी मेहनत 2.5-3 घंटे मशक्कत करने के बाद उसको निकाला गया। ये जो अगर पता लगा हो तो ये गड्ढा किसका था, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? अभी देखते हैं किसका पूछताछ करेंगे, अभी तो निकाला ही इसको। तो एक आपके डिपार्टमेंट में से मैंने देखा है कि एक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्या उसके लिए कुछ पुरस्कार की कुछ बात करेंगे? हाँ, मुलाजिम जो भी अंदर गड्ढे में जाके जिन्होंने मेहनत कर रहे थे उनके लिए पुरस्कृत करेंगे। तो क्या मानते हैं ये जगह कौन सी है और कितना देर लगी इस काम में? ये टीटू कॉलोनी के पास है और इस काम में कम से कम 3-3.5 घंटे लगे। शामली में पिछले 2 दिनों से गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसान यूनियन व सैकड़ों किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें किसानों ने गन्ना मिल बंद कर मिल मालिकों से बकाया गन्ना भुगतान की मांग की है। कुछ किसान शामली जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं कुछ किसानों ने शामली अपर 2 आप शुगर मिल बंद कर विरोध जताया है, जिसमें शामली में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों की समस्याओं व मांगों को ध्यान में रखते हुए गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने शामली शुगर मिल मालिकों को बुलवाया और जमकर लताड़ पिलाई और मिल मालिकों को जल्द से जल्द बकाया गन्ना भुगतान दिए जाने की बात कही। अगर दिए गए समय अनुसार भुगतान नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि राज्य सरकार ने सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था शुगर मिल मालिकों को दी थी, लेकिन शामली शुगर मिल ने गन्ना किसानों की तय की गई शर्तों को पूरा नहीं किया। इस कारण शुगर मिल को सरकार की तरफ से सॉफ्ट लोन नहीं दिया गया। शुगर मिल प्रबंधन ने गन्ना राज्य मंत्री से मिलकर सॉफ्ट लोन दिलाए जाने की मांग रखी। गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने आश्वासन दिया है कि वह मुख्यमंत्री से वार्ता करके जल्द ही कुछ समाधान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले उनको नए सत्र के गन्ना भुगतान का ब्लूप्रिंट उनको दिखाना होगा, जिससे यह पता चल जाए कि नए सत्र का भुगतान मिल मालिक कब और कैसे करने वाले हैं। अभी तक के 60 दिनों के गन्ना भुगतान का खाका तैयार करके शुगर मिल को देना होगा, जिसके बाद ही आगे की कोई वार्ता की जाएगी। किसानों द्वारा गन्ना भुगतान को लेकर शामली शुगर मिल पर तालाबंदी कर दी गई है। उसको लेकर गन्ना राज्य मंत्री ने कहा है कि जो भी मिल तय समय सीमा में गन्ना भुगतान नहीं करता उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ना राज्य मंत्री से भुगतान कराने की मांग की है, जिसको लेकर मिल प्रबंधन से जीएम ने वार्ता की और जल्द ही किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को दिए जाने का आश्वासन दिया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अभी गन्ना मंत्री जी से मिले थे, तो गन्ना मंत्री जी से हमारी बात बहुत बढ़िया बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र मुख्यमंत्री जी से बात करके समस्या का निदान करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ उन्होंने हमें ये भी कहा कि अगले साल के भुगतान के बारे में आप बताएं। तो अगले साल के भुगतान के बारे में हम बताएंगे, अभी अपना देख के जाके
और कोशिश करेंगे किसानों के साथ भी बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई चीनी का रेट 30 रुपया है आज की तारीख में। आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 35 रुपया है, 5 रुपये पर केजी चीनी पर लॉस है। तो ओवरऑल लॉस तो बहुत है कंपनी को, सभी शुगर मिलों का लॉस है, इसलिए भुगतान में दिक्कत है। नहीं, इसके अलावा और भी कोई और बहुत आइटम होते हैं, वो भी तो बिकता है जी। बहुत अच्छी बात है, अपना सही सवाल आपने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। शीरे का रेट आज की तारीख में 1 रुपया है, जो 2 साल पहले 500 रुपये कुंटल था। बगास का रेट आज की तारीख में 150 रुपये कुंटल है, जो पिछले साल 250 रुपये कुंटल था 2 साल पहले। आपका प्रेस मड का रेट आज की तारीख में 5 रुपये कुंटल है, जो पिछले सालों में 50 रुपये कुंटल था। तो जो बाई प्रोडक्ट्स थे उनके रेट बहुत डाउन हो गए, मैं कहता हूँ करीब 70% रेट डाउन हुए हैं। और साथ साथ में चीनी का रेट भी आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 29 रुपया, उसी पे चीनी बहुत मुश्किल में खरीदी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों के भुगतान को त्वरित करने के लिए एक स्कीम लागू की थी, जिसके तहत 4000 करोड़ रुपया शुगर मिलों को सॉफ्ट लोन के रूप में दिया गया था, जिससे वे शीघ्र गन्ना किसानों का भुगतान कर सकें। शामली शुगर मिल ने भी उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन चूंकि उस मिल की उसकी स्कीम की जो तारीख थी वो 30 नवंबर तक थी, और उसमें जो बकाया धनराशि शामली शुगर मिल को जमा करनी थी वो धनराशि ये लोग जमा नहीं कर पाए। फिर उसमें 10 दिसंबर तक स्कीम को बढ़ाया गया, 10 दिसंबर तक भी ये लोग उस राशि को जमा नहीं कर पाए। अब 83 करोड़ रुपया शामली शुगर मिल पर पिछले साल का बकाया है। आज शुगर मिल शामली के चेयरमैन, डायरेक्टर, पूर्व चेयरमैन सहित प्रबंधन के कुछ लोग मिले हैं। मैंने कहा है कि मैं जाकर के लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कर और निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान का प्रयास करूंगा, लेकिन जो नए सीजन का 60 दिन का भुगतान किसानों का है उसका भी ब्लूप्रिंट पहले मिल प्रबंधन दे कि यदि सॉफ्ट लोन में उस लोन को स्वीकार किया जाता है तो नए भुगतान के लिए मिल की क्या रणनीति होगी। अच्छा सर, किसानों ने धरना प्रदर्शन करके मिल को भी बंद करा दिया है, जिससे किसान भी बहुत परेशान है। इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या मिल सरकार रिकवर कर लेगी? इतना कहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार योगी सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है। इस साल के सीजन का भी 17-18 का भी पूरे प्रदेश के अंदर 35,400 करोड़ का गन्ना खरीदा गया, जिसके अंतर्गत अब तक हम 34,012 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है। जो 1400 करोड़ रुपए बकाया है उसमें शामली शुगर मिल है, मोदी की शुगर मिलें हैं, सिंभावली की शुगर मिलें हैं, कुछ बजाज की शुगर मिलें हैं, 3-4 ग्रुप पर कुछ पिछले साल का बकाया है। कुछ मिलों के द्वारा इस वर्ष के भुगतान को भी 4200 करोड़ रुपए का भुगतान तो हम 18-19 का कर चुके हैं। जिन मिलों ने भुगतान में कोताही की है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे मोदी ग्रुप हो, चाहे सिंभावली ग्रुप हो, चाहे बजाज ग्रुप हो, जो भी कोताही करेगा भुगतान में उसके खिलाफ। भारत गवर्नमेंट के युवा मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय सेवा स्कीम के माध्यम से पूरे देश में नेशनल यूथ पार्लियामेंट आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट के प्रधानाचार्य राकेश मोहन शर्मा ने बताया कि यह 3 स्तर पर होगा, जिसमें जिला स्तर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 18 से 21 वर्ष के छात्र छात्राएं भारत कैसा हो इस पर अपने विचार रखेंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट को जिला पठानकोट के लिए नोटेड संस्था नियुक्त किया गया है, जिसमें पठानकोट के सभी कॉलेज के स्टूडेंट शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में सभी छात्र छात्राओं को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें वह अपने विचार रख सकेंगे। यह आयोजन 17 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पठानकोट के लिए एक बहुत ये गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो यूथ पार्लियामेंट हो रही है वहाँ उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज करने का श्रेय हमें मिला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ऐसी प्रेरणा है, वो चाहते हैं कि भारत में सभी 18 से 25 तक उम्र के विद्यार्थी उन विषयों के ऊपर अपने विचार रखें जो विषय बड़े ज्वलंत हैं, जो हमें सीधा अफेक्ट करते हैं। राष्ट्रभक्तों के विचारों का भारत कैसा हो, हमारे विचारों का भारत कैसा हो, भ्रष्टाचार को कैसे लगाम डाली जा सके, भाई भतीजावाद को कैसे ख़त्म किया जा सके, स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा हो सके, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के कार्यक्रम हों और विद्यार्थियों के अंदर इस तरीके की अवेयरनेस पैदा हो जाए जिससे वो अपने हर विषय के ऊपर विचार रखें। वो मूक दर्शक बन के न रहें बल्कि एक सक्रिय लीडर्स की तरह पैदा हों, अपने विचार रखें और वो विचारों का मनन, उन विचारों का मनन पूरे भारतवर्ष में हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक
ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। हमारे कॉलेज के बच्चों में बहुत उत्साह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कॉलेज के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि पठानकोट के ज़िले के सारे विद्यार्थी यहाँ आएंगे, माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और 2 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे, वॉक इन स्क्रीनिंग के लिए आएंगे और बच्चों के अंदर उत्साह पैदा हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सर, इससे बच्चों के क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इससे बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है, एक तो जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पुरस्कार मिलने वाला है। दूसरा, बच्चों के अंदर जो एक संकीर्ण दृष्टि रहती है उससे बच्चे वो बाहर निकलेंगे, प्रखर हो जाएंगे, मुखर हो जाएंगे, उनके अंदर उत्साह की स्फूर्ति पैदा हो जाएगी और स्टेज पे चढ़ने का अगर किसी को भय है, उच्च विचार रखने का जो एक संग सी रहती है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना। सर, कहा जा रहा है कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इलेक्शन का कोई ऐसा तरीका तो नहीं है बच्चों को अपनी तरफ मोटिवेट करने का या कुछ? ये तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट हर साल इसका आयोजन होता है। मेरे ख्याल में इसका इलेक्शन के साथ इसको जोड़ना कोई तर्क संगत बात नहीं होगी। ये तो विद्यार्थियों को प्रखर करने का एक माध्यम है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर जनपद की चांसर तहसील के कस्बा वासियों ने कस्बे के बाहर से हाईवे निकालने का विरोध करते हुए जमकर हंगामा काटा। सैकड़ों लोगों ने बाजार बंद कराकर पानीपत खटीमा मार्ग को जाम कर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना पर आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और भीड़ को समझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि पहले से ही घोषित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज कस्बा वासियों ने जमकर 2 घंटे तक हंगामा काटा। बहरहाल घंटों के हंगामे के बाद कस्बे वासियों ने एक ज्ञापन प्रशासन को देते हुए मांग की है कि पानीपत खटीमा मार्ग का चौड़ीकरण कस्बे के अंदर से होना चाहिए, न कि कस्बे के बाहर से हाईवे का निर्माण हो। इस मामले में स्थानीय निवासी की माने तो जानसठ में जो चौड़ीकरण का मार्ग है जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, अभी ये जानकारी आ रही है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से जानसठ के विकास को प्रभावित करने के लिए जानसठ से 2-3 किलोमीटर बाहर से बाईपास निकालने की जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश के खिलाफ सभी लोगों ने एकजुट होकर जानसठ बंद का आह्वान किया था और ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की है कि जानसठ कस्बे वासियों का जो हक है और जानसठ के हक में ये मार्ग राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, इसी मार्ग को जानसठ के अंदर से बनवाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और जानसठ बंद के आह्वान का साथ देकर ये बता दिया है कि अन्याय के खिलाफ और उग्र हो सकता है, जैसा कि इन्होंने आज संकेत दिया है। ये अभी हमें नॉलेज में आया है कि कुछ लोग भूमाफिया वगैरह जो अथॉरिटी से मिलके इस गवर्नमेंट की जो पहले स्कीम थी ये चौड़ीकरण की, यहाँ से इसे जानसठ से ना गुजर के बाहर से बाईपास बनाना चाहते हैं। एक तो जानसठ पहले ही यहाँ विधानसभा ख़त्म होने के बाद यहाँ बेरोज़गार हो गया है, तो फिर कचहरी ख़त्म हो गई, यहाँ से कचहरी चली गई। तो भैया ऐसा है कि अब वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की खींचतान में लगे रहें, जिससे इन लोगों ने पहले फ़ायदा उठाया। हम सब एक मंच पे आके इस चौड़ीकरण वाली गवर्नमेंट की स्कीम को ही पे हम यानी हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार हैं और इस सड़क को के निर्माण में जिस तरह का भी सहयोग हमारा होगा हम देंगे। अगर नगर से चौड़ीकरण न हुआ तो कस्बावासी क्या करेंगे? हम ये देखिए, अब आपने ऐसा सवाल किया, उसका जवाब मैं दे दूं। जानसठ से बड़ी पुरानी इतिहास है जानसठ का कि जानसठ वालों ने अगर कदम बढ़ाया तो पीछे नहीं हटाया। हम ये कहना चाहते हैं कि अब आज जानसठ की जनता ने एक आवाज़ होकर और बगैर किसी मतभेद के ये कदम बढ़ाया है, तो ये पूरा हमारा भारतवर्ष प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष देखेगा कि हम पीछे नहीं हटाएंगे कदम और हम इसको बनवा के रहेंगे। मामला तो बहुत गंभीर है। ये हमारे 21,000 लोगों के भविष्य का सवाल है। भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार हाईवे का पानीपत खटीमा मार्ग 709 AD का निर्माण कस्बे के मध्य से होकर के गुजरना था, जिसमें अभी प्रकाश में आया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक बाईपास का नक्शा बना दिया गया है, जिसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि जानसठ से 2 किलोमीटर पहले एक बाईपास का निर्माण होगा, दूसरे गांव से होते हुए बाहर वो निकलेगा और आगे 2 किलोमीटर आगे जाके मिल जाएगा। इसमें इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और आपके अपर जिलाधिकारी और आपके जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया था। अभी तक वहाँ से कोई किसी प्रकार की हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और आज हमने पूरे कस्बे में
जो आपका व्यापारियों ने, सभी जितने भी लोग थे हमारे कस्बे के, राजनीति, रंग, वर्ण, भेद सब चीज़ भुला करके सब लोगों ने एक मंच पे आकर के केवल और केवल कस्बे की तरक्की के लिए आज जो कस्बा पूरा बंद किया, अपनी सहमति से, अपनी स्वयं की स्वीकृति से उन लोगों ने बंद किया। किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती या किसी को ये कहा नहीं गया कि आपको कस्बा बंद रखना है। उन्होंने स्वयं ही अपने आप हल्का सा एक मैसेज गया और सब लोगों ने अपनी सहमति प्रस्तुत की और शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी शालीनता, विनम्रता के साथ, स्वभाव में रहते हुए और अनुशासन का ध्यान रखते हुए सब लोगों ने मार्च निकाला। हजारों की तादाद में संख्या रही है और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को सम्मानजनक तरीके से उनको ज्ञापन भी भेंट किया ताकि राजपत्र के अनुरूप ही कस्बे के बीच से हाईवे गुजरना चाहिए। अगर कस्बे के बीच से हाईवे नहीं गुजरा तो आप क्या करोगे? अगर कस्बे के बीच से हाईवे नहीं गुजर सकता है तो हम जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कुर्बानी होगी हम वो तक देने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी रूप में हम पीछे नहीं हटेंगे। या तो हाईवे बनने नहीं दिया जाएगा और बनेगा तो कस्बे के बीच से बनेगा। बाईपास किसी सूरत में हमें मंजूर नहीं है और हम जीते जागते तो हम बाईपास देख नहीं सकते, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ये नगर पंचायत में धरना प्रदर्शन नहीं है। जानसठ वासियों ने जानसठ के ये जो चौड़ीकरण का मार्ग है जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, अभी ये जानकारी में आ रही है कुछ लोगों के मिली भगत से जानसठ के विकास को प्रभावित करने के लिए जानसठ के बाहर से 2-3 किलोमीटर बाहर से बाईपास निकालने की जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश के खिलाफ सभी लोगों ने एकजुट होकर जानसठ बंद का आह्वान किया था और ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है कि जो जानसठ वासियों का हक है और जानसठ के हक में ये राजमार्ग जो है राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, उसी मार्ग को जानसठ के अंदर से बनाने के लिए, इसी मांग को रखने के लिए सब लोग एकत्रित हुए और इसी में समस्त जानसठ वासियों ने जानसठ बंद के आह्वान का साथ देकर ये बता दिया है कि जानसठ की जनता किसी अन्याय के खिलाफ इतनी उग्र और आगे हो सकती है जो इन्होंने आज संकेत दिया है कि एकजुट होकर हम लोग किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ जो जानसठ के विकास को प्रभावित करती हो उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं डरने और झुकने की जानसठ की जनता की कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। ये सभी लोग जो हैं सम्मानित तरीके से अनुशासन में रहते हुए जानसठ के विकास के लिए और जानसठ के उज्जवल भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हैं। मैं इन सभी जानसठ वासियों का धन्यवाद करता हूँ। कौन लोग हैं जो बाईपास बनाना चाहते हैं? जानसठ बनाने में कुछ राजनीतिक पदों पर बैठे हुए, राजनीति के जनपद मुजफ्फरनगर के उच्च पदों पर बैठे हुए कुछ लोग हैं। भूमाफियाओं से जिनकी साठगांठ हो चुकी है। जानसठ की आवाम को राजपत्र के माध्यम से ये बताया गया कि जानसठ के अंदर से मार्ग चौड़ीकरण होकर गुजरना है और धीरे से उन लोगों को जो भूमाफिया हैं, जो हाईवे के आसपास सक्रिय हो जाते हैं और मजबूर और गरीब किसानों को हड़पने का काम करते हैं, उनकी ज़मीनों को सस्ते में लेकर और फिर जो है हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से मिलकर साठगांठ करके उसको बाईपास से डाइवर्ट किया जाता है और उसमें वो लोग जो भूमाफिया हैं गरीब किसानों और मजबूर किसानों की ज़मीनें लेकर सस्ते दामों में फिर हाईवे अथॉरिटी की मिली भगत से सरकार का पैसा लूटने का काम करते हैं। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। इस पैसे पर किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को डाका डालने नहीं दिया जाएगा और जानसठ के हित में, जानसठ की जनता के हित में निरंतर आवाज उठाई जाएगी और इसके लिए कोई भी त्याग बलिदान हमें देना पड़े। जानसठ के अंदर से चौड़ीकरण की हमारी मांग है। इस मांग के पूरे होने तक हम संघर्ष जारी रखेंगे और कहीं इस संघर्ष को विराम नहीं देंगे। या तो हमारी जानसठ के अंदर हमारी जानें कुर्बान होंगी या जानसठ के अंदर चौड़ीकरण का मार्ग और इस मार्ग का चौड़ीकरण होकर इसे निर्माण होगा। जब तक ये निर्माण नहीं होगा हम लोग निरंतर जो है संघर्ष करते रहेंगे, कहीं पीछे हटेंगे नहीं। आज जानसठ वासियों ने बाईपास को लेकर धरना प्रदर्शन और जाम किया था। नगर पंचायत अध्यक्ष और गांव ये जानसठ वासी लगभग 10 बजे इकट्ठे होकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये चाहते हैं कि जो बाईपास निकल रहा है वो जानसठ से होकर निकले। उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन मुझको दिया गया और मेरे द्वारा वो ज्ञापन लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर पहुंचा दिया गया। धन्यवाद। ग्रामीण आरोप है कि भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
ये जो भी सरकार जो भी NHI वाले जहां निकालेंगे वहाँ उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें करमवीर नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। वहीं इस मुठभेड़ में एक दरोगा सुभाष यादव भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। दरअसल मामला तितावी थाना क्षेत्र का है, जहां लालूखेड़ी पुलिस चौकी के पास पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। तभी वहां से बाइक सवार 2 संदिग्ध गुजरे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बाइक सवार दोनों संदिग्धों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें एक दरोगा सुभाष यादव गोली लगने से घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने भी बाइक पर सवार बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बाइक सवार बदमाश करमवीर गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश एक लुटेरा है जो रोहतक का रहने वाला है। इसके खिलाफ लूट के कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस को इस अपराधी की काफी समय से तलाश थी, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।